2026 के लिए जो इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है उसको लगाने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, ये एक ही अच्छा टेस्ट सीरीज मैंने बनाया हुआ है। आप अगर यहाँ से क्वेश्चन लगाते हैं और यहाँ से अगर आपके 80+ नंबर आ रहे हैं तो ये आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपने पढ़े नहीं हुए हैं तो उनके लिए आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, जो आपको पता अगर नहीं है तो हम देर ना करते हुए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि जो भी दोस्त जुड़ रहे हैं वो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा और नए दोस्त इसमें चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो ये वाक्य है का उल्लेख कौन से उपनिषद में किया गया है बताइए। बृहदारण्यक उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, मैत्रेयणी उपनिषद या मुंडकोपनिषद में बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बृहदारण्यक उपनिषद में इसमें इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो किसमें, बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। इसका आप लोग ध्यान रखिए। और बृहदारण्यक उपनिषद क्या है, ये सबसे बड़ा उपनिषद है और ये किसका, सतवत ब्राह्मण का एक उपनिषद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। जबकि मुंडकोपनिषद में क्या है, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम गणराज्य किसे माना जाता है। तो वैशाली के लिच्छवी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रथम गणराज्य किसे माना जाता है, वैशाली के लिच्छवी, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल या रामग्राम के कोलिये। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, वैशाली के लिच्छवी। ठीक है, इनके लिए विश्व का पहला जो है गणराज्य माना जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, वैशाली के लिच्छवी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3, निम्नलिखित में से कौन पंच महायज्ञ में शामिल नहीं है। ब्रह्म यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा है जो पंच महायज्ञ होते हैं। ठीक है, इनमें कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ। ठीक है, ये जो है 5 इसमें यज्ञ होते हैं। ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो प्रॉपर चल रही है नहीं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सही सुमेलित आपको करना है। यहाँ पर कुछ लेखक दिए गए हैं और उनके ग्रंथ दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है, शूद्रक इनकी रचना कौन सी है, विशाख दत्त इनकी रचना कौन सी है, धनंजय है इनकी रचना कौन सी है और सोमदेव है इनकी रचना कौन सी है। बताइए। तो इसमें जो शूद्रक हैं इनकी रचना कौन सी है, मृच्छकटिकम है। ठीक है, इसके अलावा जो विशाख दत्त हैं इनकी रचना कौन सी है, देवी चंद्रगुप्तम है। धनंजय है, धनंजय की रचना कौन सी है, दश रूपकम। ठीक है, और सोमदेव है इनकी रचना क्या है, ललित विग्रह राज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, दक्षेस का संगठन का मुख्यालय किस देश में है, ये आपको बताना है।
ठीक है, जैसे सार्क कहा जाता है, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में की गई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नेपाल के काठमांडू में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण सिफिलिस रोग होता है, ट्रेपोनिमिया, विब्रियो कॉलेरी, डिप्लोकोअस न्यूमोनी या कॉर्नी बैक्टीरियम। बताइए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। सिफिलिस बीमारी किसकी वजह से होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सिफिलिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अवध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। नवाब आशफुद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण कराया था। शुजाउद्दौला ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के साथ दिया था, या कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध को अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या है, असत्य कथन का चयन करना है। एक बार आप लोग और ऑप्शन को देख लीजिएगा और बताइए इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी, ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत दिया गया है, क्योंकि फैजाबाद से लखनऊ जो राजधानी स्थानांतरित करने का क्या कार्य है, इस किसने किया था, आसफुद्दौला ने किया था, ठीक है, ना कि वाजिद अली शाह ने किया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस की प्रथम महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार बना देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा, 32वें अधिवेशन में, 33वें अधिवेशन में, 34वें अधिवेशन में, ठीक है, या फिर 35वें अधिवेशन में, ठीक है, इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1917 के 33वें अधिवेशन में, ठीक है, 1917 में 33वें अधिवेशन में एनी बेसेंट को क्या कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 1925 में सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष चुना गया था। तो एनी बेसेंट कांग्रेस में चुनी जाने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी, और सरोजिनी नायडू चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी 1925 में, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत की कौन सी रियासत का भारतीय संघ में विलय किया गया था। ऑपरेशन पोलो किसके लिए किया गया था, जूनागढ़, कश्मीर या हैदराबाद, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद के लिए, हैदराबाद के जो है भारत के एकीकरण के तौर पर इसको क्या है, ऑपरेशन चला करके इसको शामिल किया गया था, ठीक है। यह एक सैन्य और पुलिस जो है एक अभियान था, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वेदकालीन शब्दावली, ऋग्वेदकालीन जो शब्दावली है और इनके जो अर्थ हैं उनका मिलान करना है। गुप्ता का किससे संबंध है, अघन्या किसे कहा गया है, लांगल किसे कहा गया है और धन्व किसे कहा गया है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को अच्छा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आयोग इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, आपको ये बताना है कि जो आपको ये सामने दिए हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग, देखिए क्या है, केवल मतलब कौन कौन सा 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, या केवल 4 या 2 और 3 इसके आंसर हो जाएंगे, बताइए। तो इसमें जो धन्व है, ठीक है, तो धन्व को मरुस्थल नहीं कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये इसमें क्या है, गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो अन्य हैं उनके लिए मैं बता देता हूं आपके लिए, ठीक है। अरित्र के लिए नाविक कहा जाता है, गोप्ता के लिए राजा, अगन्या गाय के लिए, लांगल हल के लिए, जो धन्व वर्ड यूज किया जाता है जो है मरुस्थल, और उर्वरा जूते हुए खेत के लिए, और खिलिया चारागाह के लिए इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये
आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धन्व वर्ड जो है ये धान के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, मरुस्थल के नहीं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। तो किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का जो है उल्लेख किया गया है? तमैन अभिलेख में, सूपी अभिलेख में, मंदसौर अभिलेख में या एरण अभिलेख में? तो सूर्य मंदिर के निर्माण का जो उल्लेख है मंदसौर के अभिलेख में मिलता है, जिसे दसपुर का अभिलेख कहा जाता है। साथ ही दसपुर के अभिलेखों में बुनकर श्रेणियों का इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि विश्व का कौन सा अभिलेख है जिसमें पहला व्यापारिक या एडवर्टाइजमेंट के जो है साक्ष्य जिसमें प्राप्त होते हैं? तो कौन सा उसका आंसर हो जाएगा? मंदसौर या दसपुर अभिलेख, ठीक है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में नागवंश किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये आपको बताना है। जबलपुर, दशपुर, विदिशा, ग्वालियर या बघेलखंड, ठीक है। तो जैसा कि पूर्व में आपने पढ़ा भी होगा, मैंने बताया है कि विदिशा में जो नागवंश है इसकी स्थापना वृषणांक के द्वारा की गई थी, ठीक है। बाकी भीमनाग ने जो है पद्मावत में इसकी राजधानी को बाद में स्थानांतरित कर लिया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षेस संगठन का मुख्यालय किस देश में है? सार्क का कहाँ पर है, ठीक है। तो इसका भी जैसे देख ही लिया होगा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन शायद, तो ये नेपाल में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कसाई खाना आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? स्वामी ज्ञानानंद, माखनलाल चतुर्वेदी, दुर्गा शंकर मेहता या सेठ गोविंद दास? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। 1920 में किया गया था ये, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1920 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में बरमान का मेला किस जिले में लगाया जाता है? छतरपुर, नरसिंहपुर, नीमच या रीवा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंहपुर में, ठीक है। तो बरमान का मेला कहाँ लगता है? नरसिंहपुर में लगता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कब होता है? मकर संक्रांति के अवसर पे लगता है, 13 दिन का। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में संबंधित लोक गायन कौन सा है? लमटेरा गीत, बिरहा गीत, मसाणिया गीत या संजा गीत? बताइए कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र से संबंधित जो है लमटेरा गीत है, जो बुंदेलखंड का है। बाकी बिरहा गायन कहाँ का है? बघेलखंड का है। मसाणिया और संजा गीत ये कहाँ के हैं? ये मालवा अंचल के हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। बाकी मसाणिया जो है ये निमाड़ मालवा के साथ निमाड़ का भी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है? रश्मि रेखा, जीप पर सवार इल्लियां, चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है, या इसके अलावा गीत फरोश, ठीक है। तो ये आपको बताना है, इसका कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो है रचनाएं कौन सी हो जाएंगी इसमें से? तो इसमें से जो रश्मि रेखा है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन है, इनकी ये रचना हो जाएगी। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म शाजापुर में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चांद का मुंह टेढ़ा ये किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की ये रचना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो शरद जोशी हैं ये इनके लिए व्यंगात्मक कवि या लेखक कहा जाता है, तो उनकी रचना है जीप पर सवार इल्लियां, ये ध्यान रखिएगा। और गीत फरोश किसकी रचना है? ये पीएससी ने पहले पूछा हुआ है, ठीक है। तो गीत फरोश, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सियां, सतपुड़ा के घने जंगल, ये किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, तो इनका ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तेली का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है। तेली का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओरछा, मैहर, मुरैना या फिर ग्वालियर? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो ग्वालियर में तेली का मंदिर स्थित है और यह उत्तर भारत का इकलौता मंदिर है जो द्रविड़ शैली में निर्मित है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मुरैना में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो मुरैना में 64 योगिनी मंदिर प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि कच्छपात राजा देवपाल के द्वारा निर्मित किया गया था और जिसके प्रेरित होकर जो भारत की संसद है उसका डिजाइन इससे प्रेरित माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप की खोज किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकाड़कर जी, जनरल टेलर, कैप्टन फोर्थ स्मिथ या टी.एस. वार्ट, किसके द्वारा इसको माना जाता है? तो जनरल टेलर के लिए जो है, जनरल टेलर के लिए क्या है, इन्होंने 1818 में सांची की खोज की थी, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी वाकाड़कर के लिए किसके लिए जाना जाता है? भीम बेटिका की खोज के लिए इनको जाना जाता है। और वर्ल्ड के लिए किसको जाना जाता है? खजुराहो के मंदिरों की खोज के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी कमलापति का जन्म मध्य प्रदेश की कौन सी रियासत में हुआ था, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 से इसके ऑप्शन ये दिए गए हैं यहाँ पर। वो थोड़ा सा दोस्तों क्या है, सेटअप करने की वजह से पीडीएफ में थोड़ा वर्ड्स ऊपर नीचे हो गए, बाकी आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, बताते जाऊंगा। रानी कमलापति का जन्म मध्य प्रदेश की कौन सी रियासत में हुआ था? दतिया, सलकनपुर रियासत, भोपाल रियासत या फिर होलकर रियासत, बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो जो सकलनपुर रियासत है, ठीक है, यहाँ ये कहाँ पर आता है? सीहोर जिले में आता है। यहाँ पर जो है रानी कमलापति का जन्म माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित हैं, बताइए। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो बाबा बूदन की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर हैं? बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये कर्नाटक में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है बाबा बूदन की पहाड़ियाँ? ये लौह अयस्क जो है यहाँ पर खान है, उनके लिए यह प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है? मुलनगिरी है। ठीक है, 1930 मीटर की, इसके लिए ध्यान रखिए। और इसके अलावा इस पहाड़ी में मैग्नीशियम, चूना और क्रोमाइट भी यहाँ पे जो है पाया जाता है। भद्रावती इस्पात संयंत्र लोहे यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें सभी फैक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ला लीना का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, मानसून कमजोर हो जाता है, मानसून मजबूत हो जाता है, सूखा पड़ता है या बाढ़ का खतरा बढ़ता है, ये बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जब भी ला लीना आता है तो क्या होता है, इससे मानसून जो है भारत का ये मजबूत होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मानसून मजबूत होता है, मतलब मानसून के लिए यह अच्छा माना जाता है। ठीक है, लेकिन जब अल नीनो होता है तो इससे क्या होता है कि सूखा पड़ता है और ये भारत की जो है भौगोलिक स्थिति के लिए एक बुरा माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखें ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से दी गई सूची आपको ये बता दी गई है। ठीक है, जिसमें से आपको बताना है कौन से जो क्षेत्र हैं और किस राज्य में ये शामिल हैं। ठीक है, जैसे बोकारो कहाँ पर है, रानीगंज कहाँ पर है, मेकन कहाँ पर है और तालचेर कहाँ पर है, ये आपको बताना है। एक बार आप देख लीजिए, ए बी सी इसमें से कौन सा ये हो जाएगा, ए बी सी डी में से आप लोग देख के बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बोकारो कहाँ पर है? बोकारो कहाँ पर है? यह झारखंड में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा रानीगंज कहाँ पर है दोस्तों? रानीगंज उड़ीसा में है। ठीक है, और इसके अलावा सॉरी, एक बार मैं देख लेता हूँ। जो रानीगंज है, एक मिनट दोस्तों,
ठीक है। बोकारो कहाँ पर है? ये झारखंड में है। रानीगंज कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। इसके अलावा जो है माकम है, ये कहाँ पर है? असम में अवस्थित है। ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है? बताइए। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? बताइए इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एक दोस्तों ऑप्शन मिस हो गया है। ठीक है। तो इसका मैं ऑप्शन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसके अलावा ठीक है, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। मिजोरम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है। मिजोरम में सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ का है वनावरण का? मध्य प्रदेश का है। और सर्वाधिक कमी भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है? रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, वेजिटेबल कंपोस्ट एवं जिप्सम? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी मृदा में क्षारीयता, मृदा में जब भी अम्लीयता होती है तो चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, और जब मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है तो उसके समाधान के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम। ठीक है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें आपको सही कथन देखना है। देखें, मोटे अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है, जो जो ये मोटे अनाज है, ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और दो, जो दोनों कथन है ये क्या है? सही दिए गए हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक, कलर चेंज कर देता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग चूना पत्थर को मुख्य सॉरी पर क्वेश्चन रह गया है। नीली क्रांति, ठीक है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, उद्यान से, कुक्कुट पालन से या मछली पालन से? बताइए। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? मछली पालन से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मछली पालन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन एक ऊपर हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कचरा माल के रूप में उपयोग करता है? ठीक है, तो कच्चा माल के तौर पे चूना पत्थर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? एल्यूमिनियम उद्योग में, उर्वरक उद्योग में, सीमेंट उद्योग में या फिर फेरोमैग्नीज के उद्योग में? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सीमेंट के उद्योग में। ठीक है, इसलिए जहां पर भी सबसे ज्यादा चूना पत्थर पाया जाता है वहां पे सीमेंट की फैक्ट्री है। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, मैहर, रीवा, दमोह, सतना। ठीक है, इस जगह पर क्या है? चूना पत्थर की अधिकता है। कटनी, तो यहाँ पे सीमेंट के उद्योग भी पर्याप्त यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन पहला है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था। कारण, इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सही है। ठीक है, ये कूट दिए गए हैं।
तो कूट का जो है यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो क्वेश्चन इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए और आर क्या है, ये दोनों, ठीक है, ए और आर क्या है, दोनों इसमें सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में दर्दी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ठीक है, ये बताना है आपको। दर्दी जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है। खंडवा में, महेश्वर में, अमरकंटक में, या फिर भेड़ाघाट में। तो मध्य प्रदेश के आप प्रमुख जो भी जलप्रपात हैं, प्रमुख नदियां, उनके उद्गम, उनकी लंबाई, ठीक है, और उन पर बनी हुई प्रमुख परियोजनाएं, इनको आप लोग अच्छे ध्यान से पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। तो दर्दी जलप्रपात का संबंध कहाँ से है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खंडवा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है। राजघाट परियोजना, ठीक है, राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश की में किस नदी पर स्थित है। सिंध नदी, केन नदी, बेतवा नदी, या सोन नदी पर। ठीक है, तो राजघाट परियोजना कहाँ पर है, ये सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इसके अलावा माता टीला परियोजना ये भी बेतवा नदी पे है, तो ये ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी अपवाय तंत्र कौन सा है। नर्मदा अपवाय तंत्र, गंगा यमुना अपवाय तंत्र, ताप्ती अपवाय तंत्र, या गोदावरी अपवाय तंत्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गंगा यमुना अपवाय तंत्र। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन है, नर्मदा अपवाय तंत्र है। ठीक है, जो भी नदियां उत्तर दिशा की ओर मध्य प्रदेश में बहती हैं वो सभी गंगा यमुना अपवाय तंत्र का ही एक भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय का पठार, ठीक है, भाग है, मतलब किस चीज का भाग है मेघालय का पठार। हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट का, या फिर सतपुड़ा श्रेणी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रायद्वीपीय खंड का ये क्या है, एक भाग है मेघालय का पठार। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तवा जलाशय को कब आर्द्र भूमि के रूप में शामिल किया गया है। बताइए इसके क्वेश्चन का आंसर। तवा जलाशय को हाल ही में, अभी कुछ समय पहले ही आर्द्र भूमि के तौर पे इसमें शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2024 में। ठीक है, ये कहां पर है, नर्मदापुरम जिले में। सिलेक्ट कर लेता हूं। तो 2024 में नर्मदापुरम जिले में ये शामिल जो है अवस्थित है तवा जलाशय। ठीक है, ये इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुल कितने आर्द्रभूमि स्थल हैं ये आपको ऑप्शन में बताना है। ठीक है, तो इसके अलावा भोजताल, वेटलैंड, सांख सागर, सिरपुर, यशवंत और तवा, टोटल 5 जो है मध्य प्रदेश में आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, इनका ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। ठीक है, मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। खंडवा, रतलाम, जबलपुर एवं नर्मदापुरम में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जबलपुर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही इसका हो जाएगा। इसके अलावा
इसके अलावा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये इंदौर में है, ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है। मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया में है। जबकि मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये पवारखेड़ा नरसिंहपुर में, नर्मदापुरम में है। तो जब केवल गेहूं अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है तो नर्मदापुरम में है, लेकिन मक्का एवं गेहूं पूछा जाए तो जबलपुर में, ध्यान रखिएगा। बाकी चावल या धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये बड़वानी में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सभी जो है फैक्ट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है, बताइए। तो मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र को कुल 5 जो है प्रकार में डिवाइड किया गया है। जबकि जलवायु क्षेत्रों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 11 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनिहार नदी मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान से प्रभावित होती है? बांधवगढ़ से, कान्हा-किसली से, माधव राष्ट्रीय उद्यान से या पेंच राष्ट्रीय उद्यान से, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मनिहार नदी है जो कहाँ से बहती है? मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान से ये बहती है, ठीक है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? माधव राष्ट्रीय उद्यान ये शिवपुरी में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि बंजर हालो ये कहाँ पर है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। जबकि जो चरणगंगा नदी है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और पेंच नदी कहाँ पर है? ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर के बहती है। तो ये ध्यान रखिएगा, कान्हा नदी और पेंच नदी, ठीक है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? ठीक है, हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? नर्मदापुरम, भिंड, बालाघाट या जबलपुर? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? हो जाएगा बालाघाट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम कहाँ पर हो जाएगा? भिंड में हो जाएगा, ठीक है। 55 यहाँ पर केवल सेंटीमीटर वर्षा जो है औसतन दर्ज होती है, ठीक है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश में फैन अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस स्थल पर है? देवास में, देवास, रतलाम में, उमरिया में या फिर मंडला में है? बताइए कहां पर हो जाएगा इसका आंसर सही। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में फैन अभ्यारण्य ये कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में जो फैन अभ्यारण्य है कहां पर हो जाएगा बताइए। ये देवास जिले में हो जाएगा, ठीक है। इसी और इसमें गलत दिया है, इसको काट दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा की जो मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, जे.बी. कृपलानी, के.एम. मुंशी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा सही? जे.बी. कृपलानी जी, ठीक है। ये क्या थे? मौलिक अधिकारों की जो उप समिति थी उसके क्या थी? अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि सरदार पटेल क्या थे? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक की सलाहकार समिति के अध्यक्ष, ठीक है, ताकि उप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो भारतीय जो संविधान है उसमें उपराष्ट्रपति के पद त्याग के संबंधित में कुल कितने जो है तरीके बताए गए हैं? तो कुल 5 तरीके बताए गए हैं, ठीक है, कि पद त्याग कैसे कर सकते हैं राष्ट्रपति, 5 तरीके से बताए गए हैं। संविधान का इसमें जो ऑप्शन है, संविधान का उल्लंघन करने पर,
मंत्रिपरिषद की सलाह की अवहेलना करने पर, प्रधानमंत्री की सलाह ना लेने पर, या संसद की अवहेलना करने पर। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा, संविधान की अवहेलना करने पर। ठीक है, तो देखिए कुल 5 तरीके से राष्ट्रपति अपना पद त्याग कर सकते हैं। एक तो वो जब वो खुद इस्तीफा दें, ठीक है। दूसरा, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तीसरा, अगर वो संवैधानिक रूप से उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर महाभियोग चला करके उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। या फिर अगला जो है, अगला और क्या हो सकता है इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके चुनाव को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य और कोई वो नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में करेगा, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा का उपसभापति, सदस्यों द्वारा नियुक्त कोई सदस्य, या लोकसभा का उपाध्यक्ष। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आयोग ने पहले पूछा हुआ है, ठीक है, एमपीपीएससी के प्री के पहले एग्जाम में, पूर्व में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है, ठीक है। तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में जो है अध्यक्षता कर देगा, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की। और संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर विधि मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। जो प्रमुख या मुख्य न्यायाधीश होते हैं या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाएगी, ठीक है, अन्य किसी और के द्वारा नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा खाली मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। 52वें संशोधन में, 36वें में, 61वें संविधान संशोधन में, या 89वें संविधान संशोधन में, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है, इसमें क्या किया गया था, जो है चुनाव की या मतदान करने की जो आयु है, समय सीमा है, उसको 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। 36वां संशोधन का संबंध किससे है, ये अभी पहले आयोग ने पूछा हुआ है। इसमें क्या किया गया था 36वें संशोधन में, सिक्किम को पूर्ण राज्य का इसमें दर्जा दिया गया था, ठीक है। और 89वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 89वां बताइए। 89वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो इसमें ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ठीक है, 2003 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है कि यामोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है समय मानक की, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, या उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। तो महाराष्ट्र से यामोत्तर नहीं गुजरती है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। 82 डिग्री यहाँ पर होती है ना, जब भारत का आप नक्शा देखेंगे, ठीक है, सॉरी, ठीक है, जब आप ये भारत का मैप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से जो 42.5 डिग्री की यामोत्तर गुजरती है, तो उसके बारे में पूछा गया है कि किस किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए महाराष्ट्र तो यहाँ पर हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। ठीक है, इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ठीक है, लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करने का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सी उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? ठीक है, तो चुनाव आयोग के संबंध में पूछा गया है, कौन सा संपादित नहीं किया जाता है? ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का या स्थानीय निकायों का। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कि चुनाव आयोग के द्वारा कहाँ के जो चुनाव होती है, किस जो क्षेत्र को वो संपादित या फिर वहाँ पे चुनाव नहीं करा सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय निकायों का, क्योंकि इनका चुनाव का जो प्रणाली जो पूरा देखा किसके उसमें जाता है, ये फिर जो राज्य के चुनाव आयोग होते हैं, स्टेट। ठीक है, तो स्टेट चुनाव आयोग के द्वारा ही इनको किया जाता है, ना कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की है? पंडित शंकर शुक्ल, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, पंडित गोविंद नारायण सिंह, या श्री प्रकाश चंद्र सेठी। तो इसके बारे में आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। ठीक है, इन्होंने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की थी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार आयोग ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और पंडित द्वारका प्रसाद का जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश की राजनीति से भी है। ये संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, इसके अलावा विधानसभा नेता, प्रतिपक्ष भी रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदस्थ रहे हैं? एम हिदायतुल्ला, श्रीमती सरोजिनी सक्सेना, पीवी दीक्षित, या फिर श्री जी.एस. सोहानी। इसके बारे में बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री पीवी दीक्षित। ये मध्य प्रदेश में जो न्यायालय है इसमें 1959 से लेकर के 1969 तक इसमें पदस्थ रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लगभग 10 वर्षों तक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए जो है सीरीज को यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। इसके आगे जो 51 क्वेश्चन है उसके लिए कल लगाएंगे हम आगे के क्वेश्चन के लिए। आप सभी से निवेदन रहेगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें और इसके लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।